में अब इजरायल और मिस्र के बीच जंग। राफा बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच गोलाबारी हुई है। गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों की मौत की भी खबर है। सैनिकों की मौत पर भड़के इजिप्ट की चेतावनी। इजिप्ट ने बॉर्डर पर सेना भेजकर जांच शुरू कर दी है। सैनिक की मौत का बदला जरूर लेंगे, ये भी मिस्र की ओर से, इजिप्ट की ओर से कहा गया है। तो देखिए, अब मिस्र ने बॉर्डर पर सेना भेजकर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। सैनिकों की मौत का बदला जरूर लेंगे, ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया गया है मिस्र की ओर से। बहुत बड़ी खबर है, अरब में अब इजरायल और मिस्र के बीच क्या जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि तनाव अब चरम पर है और हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिस्र के एक सैनिक की मौत हुई है और जिसका बदला लेने की बात अब मिस्र की ओर से कह दी गई है। अरब में अब इजरायल और मिस्र के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। सैनिकों की मौत पर भड़के मिस्र की चेतावनी। मिस्र के सैनिकों की मौत हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब अरब में इजरायल और मिस्र के बीच अब टेंशन का माहौल है। देखिए, इजरायल के लिए इससे पहले ईरान चुनौती बना हुआ था, हमास से भी युद्ध चल रहा है और इस बीच इजरायल के लिए एक और मुसीबत है, क्योंकि अब मिस्र को भी अपना दुश्मन बना लिया इजरायल ने। तो यूरोप पर पुतिन का चक्रव्यूह कसता जा रहा है। यूक्रेन पर 26 मई को रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खार्किव सहित कई शहर धधक रहे हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इनका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। रूस ने बड़ी रणनीति के तहत पश्चिमी यूक्रेन में बने नाटो के हथियार गोदाम नष्ट कर दिए हैं और इसके साथ ही उन्हें एयरफील्ड और एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जिन पर F-16 फाइटर जेट की तैनाती होनी है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि उसकी धरती पर विदेशी हथियारों से हमला हुआ तो पलटवार तय है। यूक्रेन पर हमलों के साथ ही यूरोप विजय का पहला एपिसोड शुरू हो चुका है। क्रीमिया और रूस के काला सागर तट से सटे शहरों पर हमले का पुतिन प्रतिशोध शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने रूसी शहरों पर जितने प्रचंड वार किए थे, उससे कहीं ज्यादा बारूद से पुतिन ने यूक्रेनी शहरों को आग की लपटों में झोंक दिया है। खार्किव का सिटी सेंटर धधक रहा है। कीव में कई इमारतें रूस के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। लवीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। डोनेट्स्क के कई इलाके रूसी बारूद की आंच में झुलस रहे हैं। छब्बीस और 27 मई को रूस ने यूक्रेन पर भयंकर हमले किए हैं। पूर्वी फ्रंट लाइन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक के शहर रूसी मिसाइलों का टारगेट बने हैं और सबसे ज्यादा विनाश हुआ है खार्किव में। खार्किव में नजर आ रहा ये धुएं का गुबार रूसी मिसाइल हमले से उठा है और ये हमले की पहली तस्वीर है। ये खार्किव सिटी सेंटर पर रूस के हमले की तस्वीर है। रूस की एक मिसाइल खार्किव सिटी सेंटर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी और ये तस्वीरें कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गईं। रूस के मिसाइल हमले की ये तस्वीरें खार्किव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रूस के हमले की तीव्रता और विनाशक क्षमता बता रही हैं। खार्किव पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मिसाइल हमले के बाद खार्किव का सिटी सेंटर काले धुएं और लपटों से घिर गया। लोगों ने इस हमले की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। खार्किव के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही हुई। इस हमले में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है।
यूक्रेनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमले के कई घंटे बाद तक आग बुझाने में लगी रही। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। खार्किव के साथ साथ रूस ने कई और शहरों पर बड़े हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर KH क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी प्रहार किए हैं। रूसी फाइटर जेट से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की गई। काला सागर के ऊपर से मिसाइलें फायर करके रूस के फाइटर जेट लौट गए। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़ी रणनीति के तहत हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही उन एयरफील्ड पर हमले किए गए हैं जहां F-16 जेट की तैनाती होनी है। माना यह जा रहा है कि जून और जुलाई में यूक्रेन को F-16 का पहला बैच मिल जाएगा और इससे पहले ही रूस ने F-16 के लिए तैयार किए गए एयरफील्ड के साथ साथ नेटो हथियार गोदामों को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के शहर में नाटो हथियारों का गोदाम नष्ट कर दिया है और इसके साथ साथ पोलैंड बॉर्डर के नजदीकी शहर खमेल्नित्स्की और लवीव में भी नाटो हथियार गोदामों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। रूसी सेना ने इवानो-फ्रैंकोविस्क में भी एक गोदाम जलाकर राख कर दिया है और साथ ही यूक्रेन की विंसिया शहर में बने नाटो हथियारों के गोदाम पर भी मिसाइल हमला किया गया है। इसके अलावा रूस ने उन एयरफील्ड और एयरपोर्ट पर हमले किए हैं जहां नाटो देशों से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट की तैनाती की तैयारियां की गई थी। जैसे खमेल्नित्स्की के एयरफील्ड पर F-16 की तैनाती की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया था। इसके अलावा लवीव के एयरफील्ड भी यही इंतजाम किए गए थे। ज़ैपोरिज़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हैंगर और रनवे बनाने की रिपोर्ट थी, जिसे रूस ने मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया। ये लवीव पर रूस के हमले की तस्वीरें हैं। रूसी क्रूज मिसाइलों ने लवीव के कई ठिकानों पर हमले किए और कई हथियार गोदाम हमलों में तबाह हो गए। रूस के हमलों में यूक्रेन का एक मोबाइल रेडार सिस्टम भी तबाह हो गया। डोनेट्स्क के ग्राउंड ऑपरेशन में भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के नेता यालोवो पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन पर प्रचंड हमले बढ़ा दिए गए हैं। अब रूस सेना को पुनर्गठित करने के बाद नेटो देशों पर सीधे हमले शुरू कर सकता है। उसकी वजह है नेटो के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की इजाजत। स्वीडन ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन भी इस पर सहमति जता चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यह फैसला नेटो की हताशा दिखाता है। रिपोर्ट यह है कि नेटो देश मिलकर भी रूस की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। रूस का हथियार प्रोडक्शन नेटो देशों से 3 गुना तेज है। रूस इस साल 45 लाख शेल बनाने वाला है, जबकि यूरोप और यूएस मिलकर भी कुल 13 लाख शेल बना पाएंगे। रूस की प्रोडक्शन लागत भी नेटो से कम है। नेटो की प्रति शेल लागत 3,30,000 रुपए है, जबकि रूस की प्रति शेल प्रोडक्शन लागत 83,000 रुपए है। रूस के पास इस वक्त इतना गोला बारूद है कि परंपरागत युद्ध में नेटो पर भारी पड़ रहा है और यही संकेत है कि पुतिन यूरोप साम्राज्य विस्तार की जंग शुरू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। मिस्र इजरायल जंग पर यूएस में हलचल, पेंटागन में बुलाई गई आपात बैठक। इजरायल और मिस्र के संपर्क में बाइडेन सरकार है। तो मिस्र और इजरायल जंग पर यूएस में भी अब टेंशन देखने को मिल रही है। पेंटागन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां हालातों पर नजर बनाई जा रही है।
2 दिन पहले ही चीन की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल खत्म हुई है, जिसे पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अंजाम दिया था, वो भी ताइवान की चौतरफा घेराबंदी करते हुए। ड्रैगन सेना की इस ड्रिल का मकसद था ताइवान पर कब्जे की तैयारी, मगर इस युद्धाभ्यास के बाद चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ चुकी है और इसकी वजह है ताइवान में यूएस डेलीगेशन की एंट्री। बस फिर क्या, दोनों देशों ने जुबानी जंग के साथ ही विध्वंसक हथियारों को वॉर जोन में तैनात कर दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में आर पार की जंग हो सकती है। देखिए क्या ताइवान को लेकर 2 महाशक्तियों में सदी की सबसे भीषण जंग हो सकती है? क्या जल्द ही चीन और अमेरिका के समुद्री योद्धा ब्लू वॉर जोन में बारूदी कोहरा मचा सकते हैं? क्या साल 2024 में साउथ चाइना सी से पैसिफिक रीजन तक तबाही मच सकती है? हर नए दिन के साथ ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच आर पार की जंग हो सकती है। और इस बार युद्ध की आशंकाओं की वजह बना है ताइवान में अमेरिकी डेलीगेशन की एंट्री। दरअसल अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि मंडल को ताइवान भेजा है। यूएस डेलीगेशन की अगुवाई माइकल मैकॉल कर रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति से यूएस डेलीगेशन ने मुलाकात की है। 4 दिनों तक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ताइवान में रहेगा। वैसे तो अमेरिकी डेलीगेशन का ताइपे पहुंचना सामान्य बात है। अक्सर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ताइवान का दौरा करते हैं, मगर इस बार अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन ऐसे वक्त में ताइपे पहुंचा है जब चीन ने ताइवान की चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। ताइवान के चारों तरफ जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल को पूरा किया। ड्रैगन सेना ने भले ही ज्वाइंट ड्रिल को खत्म कर दिया, लेकिन अब भी चीन की नौसेना के जंगी बेड़े ताइवान को घेरे हुए हैं। अब भी 9 फ्रंट से ड्रैगन के युद्धपोतों ने ताइवान के खिलाफ चक्रव्यूह बना रखा है। लिहाजा इसी बीच अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान पहुंचने के साथ ही ड्रैगन भड़क उठा है। जिनपिंग भी गुस्से से लाल हैं और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे पर चीन की तरफ से धमकी भरा बयान भी सामने आया है। वो ये कि अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि मंडल को ताइवान भेजकर बड़ी गलती की है। अगर अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को ताइवान भेजना बंद नहीं किया तो यकीनन अंजाम बेहद भयावह होंगे, क्योंकि ताइवान विवाद पर किसी की दखलंदाजी चीन बर्दाश्त नहीं करेगा और ताइवान को हासिल करने के लिए पीएलए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि इन तल्ख बयानों से ड्रैगन सिर्फ ताइवान को डरा धमका ही नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ ताइवान के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह भी तैयार कर रहा है। दरअसल ताइवान डिफेंस की तरफ से दावा किया गया है कि चीनी वायुसेना के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में मौजूद हैं। चीनी नौसेना के 11 युद्धपोत भी ताइवान की समुद्री सीमा में तैनात हैं। इसके अलावा चीनी कोस्ट गार्ड के 4 जहाज ताइवान सीमा पर मौजूद हैं, जहां चीनी फाइटर जेट लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर रहे हैं। तो वहीं ताइवान स्ट्रेट और बाकी समुद्री इलाके पर तैनात जंगी बेड़े भी लगातार ड्रिल कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन ने J-20 लड़ाकू विमान को भी ताइवान के खिलाफ उतार दिया है। ड्रैगन का ये फाइटर जेट लगातार ताइवान के एयरफील्ड में उड़ान भी भर रहा है।
ड्रैगन के फाइटर जेट को मात देने के लिए अमेरिका ने भी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-22 रैप्टर को जापान के एयरबेस पर तैनात किया है, ताकि अगर चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो सुपर पावर का ये आसमानी जंगबाज चीन के लड़ाकू विमान और जंगी बेड़ों को तबाह कर सके। मतलब ये कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में जंगी बिसात बिछ चुकी है। दोनों देशों ने अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है। ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग किसी भी वक्त महाजंग में तब्दील हो सकती है, जिसका मतलब होगा महातबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। खेरसॉन मोर्चे पर रूस का हमला, यूक्रेन की 23 निगरानी चौकी नष्ट कर दी गई। वहीं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन भी तबाह कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खेरसॉन को लेकर के यूक्रेन की निगरानी बढ़ गई है। 23 निगरानी चौकी नष्ट कर दिया गया है धमाके के बाद। ये देखिए, जोरदार विस्फोट हुआ है और उसके बाद ऐसे कई जो निगरानी चौकियां थी उसे ध्वस्त कर दिया गया। वहीं नाटो को तबाह करने के लिए पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे यूरोप में एटमी युद्ध शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि रूस के पास ऐसे सबूत है जिससे खुलासा हुआ है कि रूस पर बड़े हमलों में अमेरिका शामिल था, यानी अमेरिका मास्टरमाइंड और यूक्रेन मोहरा। अब अमेरिका ने रूस को परमाणु धमकी भी दे डाली, यानी अमेरिका रूस को तबाह करने के लिए पूरी कोशिश में लग गया है, जबकि पुतिन ने यूक्रेन संहार के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका रूस का रास्ता रोकने आता है तो दोनों में टकराव हो सकता है और 2 महाशक्तियों में टकराव सीधे तौर पर एटमी युद्ध का संकेत है। यूक्रेन में इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतना विनाश, इसके बाद भी रूस रुकने वाला नहीं। अब नेटो देशों को खतरा है, कहीं उन पर हमला ना हो जाए। इसलिए कई नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूक्रेन में नेटो देशों ने सेना भेज दी है। जिन देशों को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है वो पोलैंड और एस्टोनिया है, क्योंकि पोलैंड लगातार यूक्रेन को हथियार भेजता रहा है, जबकि एस्टोनिया ने फ्रांस के साथ ही यूक्रेन में सेना भेजने का ऐलान किया था। खतरा इतना बड़ा है कि पोलैंड ने तो एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। बीती रात अगर एक भी मिसाइल पोलैंड पर गिरती तो पोलैंड के फाइटर जेट हमले के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ एस्टोनिया की समुद्री सीमा में रूस के कब्जे की बात कही जा रही है। रूस ने एस्टोनिया से लगी बाड़बंदी को भी हटा दिया है। यानी रूस यूक्रेन पर हमले के अलावा अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ा रहा है। पेंटागन को पुतिन के मिशन का अंदाजा हो गया है और इसीलिए अमेरिका ने पहली बार कहा है यूरोप में हालात परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ नेटो देशों के सैनिक यूक्रेन पहुंचकर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन रूस के विध्वंसक पलटवार से नेटो देशों में फूट पड़ गई है कि सैनिक आगे भेजे जाएं या नहीं। इस दौरान पेंटागन ने कहा है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया, अगर उस हमले में किसी की मौत भी नहीं होती है, तो हम यूक्रेन में मौजूद रूस के तमाम ठिकानों को एक साथ तबाह कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने हमले के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया है, यानी अमेरिका बड़े युद्ध से बचना चाह रहा है। लेकिन रूस ने दावा किया है कि रूस पर हुए हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका है। यहां तक कि क्रास्नोदर में न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले का मास्टरमाइंड भी अमेरिका है। यह दावा रोसकॉस्मोस के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने किया है।
रूस के मुताबिक रूस पर हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका का ही दिमाग होता है और हमले का इनपुट भी पेंटागन से ही यूक्रेन को मिलता है। उधर नेटो ने दावा कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन में जीत जाता है तो सभी नेटो देश एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ सेना उतार देंगे। यानी यूक्रेन के हारने की स्थिति में युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और भीषण होगा। क्योंकि फिर टकराव रूस और नेटो में शुरू हो जाएगा, जिसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। छब्बीस मई की रात को यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त हमला किया। अधिकतर हमले यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर किए गए। सबसे ज्यादा निशाने पर साउथ ईस्टर्न यूक्रेन था। वेस्ट यूक्रेन में 2 से 3 जगह मिसाइल अटैक हुआ। कीव के बाद लवीव में भी मिसाइल दागी गई। वेस्ट यूक्रेन से पोलैंड का बॉर्डर लगता है। यूक्रेन पर हमले से पोलैंड में अलर्ट जारी हो गया। हमले के डर से पोलैंड के एयरबेस वॉर रेडी मोड में आ गए। पूरे पोलैंड में हमले का अलर्ट जारी करना पड़ा। यूक्रेन पर हमले के साथ ही पोलैंड ने फाइटर जेट एक्टिव कर दिए। बॉर्डर के पास बने एयरबेस पर फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए। कुछ प्लेन ने यूक्रेन की निगरानी के लिए उड़ान भी भरी। कुछ प्लेन रूस के बॉर्डर तक भी पहुंचे। पोलैंड ने हमले की स्थिति में तुरंत एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया है। रूस के क्रेमलिन और मिलिट्री पोस्ट पर हमले कर सकता है। और ऐसे हमले के लिए पोलैंड की तैयारी जबरदस्त है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने लॉन्ग रेंज अटैक के लिए मिलिट्री एविएशन को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके लिए उसके पास 13 MiG-29A, 6 MiG-29UP, 12 Su-22M4 मल्टी रोल फाइटर जेट और 6 Su-22UM3 के बॉम्बर मौजूद हैं। इसके अलावा पोलैंड ने लॉन्ग रेंज अटैक के लिए मिसाइल सैलो को अलर्ट पर डाल दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड के पास 32 F-35, 36 F-16 और 12 F-16D मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जो पोलैंड ने अमेरिका से खरीदे हैं। पोलैंड की तैयारी बताती है कि हालात कितने गंभीर हैं। वैसे भी रूस ने पोलैंड को धमकी देकर स्थिति को और बिगाड़ दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, अगर अमेरिका और पोलैंड रूस पर हमले करते हैं तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। दिमित्री का यह बयान अमेरिका की एटमी धमकी के बाद आया है। दरअसल यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा खतरे में बाल्टिक देश हैं। लिथुआनिया तो जर्मनी से डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, जिसका नाम IRIS-T SLM है। यानी लिथुआनिया को अंदेशा है कि कभी भी रूस की मिसाइल तबाही मचा सकती है। दूसरी तरफ एस्टोनिया के मुताबिक रूस लगातार उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहा है। अगर जल्दी रूस को नहीं रोका गया तो वो एस्टोनिया की समुद्री सीमा में अपने वॉरशिप उतार देगा। वैसे भी बाल्टिक में रूस अपनी बादशाहत कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पोलैंड एस्टोनिया को धमकी देकर उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मिस्र से गोलीबारी पर इजरायल की पुष्टि हुई है। राफा बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी की खबर है। मिस्र की सेना को मनाने में जुटा है इजरायल। तो देखिए, अब दोनों ही मुल्कों के बीच टेंशन साफ देखने को मिल रही है। IDF से बदला लेने पर अड़ा हुआ है मिस्र
और गोलीबारी में हुई है मिस्र के 2 सैनिकों की मौत। गाजा की जंग में एक नया टर्न आया है। रविवार को लंबी खामोशी के बाद हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया है और उसके बाद वही हुआ जिसके लिए इजराइल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। इजराइल में हमास से बदला लेने की प्लानिंग बनी और चंद घंटों के बाद गाजा के राफा में बमबारी होने लगी। इजराइल के प्रहार से राहत शिविरों में आग लग गई और 50 लोगों की मौत हो गई। पहले तेल अवीव पर बरसा रॉकेट, फिर हमास से इजराइल का इंतकाम। इजराइल की राजधानी में धमाकों की गूंज के चंद घंटों बाद गाजा के राफा में बारूदी कोहराम मच गया। धमाकों से जमीन कांपने लगी, काले धुएं से आसमान ढक गया और सैकड़ों कैंप धधकने लगे। इजराइल ने गिन गिनकर हमास के हमले का हिसाब चुकता किया है। इजराइल की ताकतवर वायुसेना ने एक बार फिर हमास को अपनी ताकत दिखाई। तेल अवीव में गिरने वाले एक एक रॉकेट का बदला 10-10 बम गिरा कर लिया गया। तेल अवीव हमलों से पहले इजराइल में हड़कंप मच गया। हालात काबू में आते ही पीएम नेतन्याहू के कमांडर्स के साथ बैठक हुई और फिर इजरायली एयरबेस से कई फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। तेल अवीव में रविवार दोपहर बाद कई हमले हुए। आयरन डोम की नाकामी से कई जगहों पर धमाके हुए। हमास का हमला रुकने के बाद बदले का एक्शन प्लान बना और फिर गाजा को दहलाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इजराइल से टेक ऑफ करने वाले फाइटर विमान चंद मिनटों बाद राफा के ऊपर चक्कर लगाने लगे और फिर बम की बरसात कर दी गई। अंधेरा हो चुका था, लोग ज्यादातर टेम्पररी कैंप के भीतर थे। तभी धमाकों की आवाज से दहशत मच गई। बम धमाके के बाद एक बड़े इलाके में आग लग गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तेज लपटों की वजह से कई लोग झुलस गए। दोपहर तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। हमास का दावा है कि 100 से अधिक लोग मारे गए। हमास ने आम लोगों पर बमबारी का आरोप लगाया है। हमास ने इसे नरसंहार करार दिया है। लोगों से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की अपील की है। इजराइल के हमले की खबर फैलते ही कई देशों में प्रदर्शन की शुरुआत भी हो गई। लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि राफा में जो कुछ भी हुआ वो हमास के सफाई के अभियान का हिस्सा है। हमास ने तेल अवीव पर हमले के लिए भी राफा में मौजूद हमास के लड़ाकों को दोषी ठहराया है। इजराइल का दावा है कि राफा में हमास ने अपना बड़ा ठिकाना बना लिया है। वहीं से तमाम ऑपरेशन को संचालित किया जा रहा है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने राफा में 900 किलो वाले बम का इस्तेमाल किया। सभी बम आम लोगों के शिविरों पर गिराए गए। बमबारी में कई बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। गाजा के तमाम इलाकों में ऑपरेशन चलाने के दौरान लोग राफा बॉर्डर की तरफ गए थे। बाद में साउथ गाजा और खासकर खान यूनिस को खाली कराने के बाद राफा में इस वक्त भारी तादाद में लोग जमा हैं। लेकिन पिछले एक महीने से इजराइल ने राफा में भी हमलों की शुरुआत कर दी है।
इजराइल का दावा है कि आम लोगों के साथ राफा में हमास के लड़ाके भी मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कैसे गाजा के एक छोटे से इलाके में लाखों लोगों की भीड़ है और राफा के किस हिस्से को इजराइल टारगेट कर रहा है। राफा के इस मैप के जरिए समझिए, इजरायली सेना ने खान यूनिस में ऑपरेशन चलाया था और यहाँ के पूरे इलाके को खाली कराया गया था। यहाँ से राफा गए और वहाँ इन्हें शरण मिली। कुल मिलाकर अभी करीब 14 लाख लोगों ने राफा में शरण ली हुई है। अब ये जो गाजा का छोटा सा हिस्सा है जिसे राफा कहते हैं, यहाँ राफा क्रॉसिंग और केरम शैलोम क्रॉसिंग है, यहीं सबसे ज्यादा भीड़ है। इजराइल ने इसी पूर्वी हिस्से में हमला किया है। इस इलाके की टैंक से पहले ही घेराबंदी कर ली गई है और विमानों से यहाँ भारी बमबारी की गई है। इजराइल का यह दावा है कि राफा के इस हिस्से में हमास के ठिकाने हैं। यही हमास के सीक्रेट कमांड सेंटर बनाया हुआ है और इजराइल हमास के सेंटर पर हमला किया गया। इजराइल का दावा है कि उसे हमास की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिली थी। इजराइल ने हमले में हमास के 2 कमांडर की मौत का दावा किया है। हमास जब भी इजराइल के किसी हिस्से पर हमला करता है तो उससे पहले इजरायली सेना हमले की लोकेशन लेती है। माना जा रहा है कि इस वक्त आईडीएफ को जहां भी हमास के लड़ाकों की जानकारी मिल रही है वहां ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजरायली विमानों ने उत्तरी गाजा के सफातवी इलाके में बम गिराया। उत्तरी गाजा के जबालिया अल नजला पर भी हवाई हमले किए गए। इसके अलावा सेंट्रल जबालिया में एक स्कूल की इमारत को भी बम से तबाह कर दिया गया। हवाई हमले के साथ जबालिया में जमीन पर भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। राफा पर हमले के बाद वेस्ट बैंक में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे।